Today my topic is Ising मॉडल। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, आइजिंग मॉडल। आइजिंग मॉडल जो सेटअप है मॉडल, वो इन्वेस्टिगेट करता है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करता है जिसका हर मॉलिक्यूल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखता है, जैसे पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। आपने पैरा और फेरो के बारे में आप जानते हैं। पैरा सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, लेकिन इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सारा रैंडम ओरिएंटेड होता है। मतलब इस प्रकार से इस रैंडम ओरिएंटेशन के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो आता है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और पैरा हमारे नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अगर हम पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये हमारे जो डाइपोल्स हैं इनमें टॉर्क लगने लगेगा और हमारे डाइपोल्स फील्ड की डायरेक्शन में सेट होने की कोशिश करेंगे। 100% सभी एक डायरेक्शन में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हर डाइपोल पर इक्वल रोटेशन होगा। लेकिन अब इनका नेट डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा। इस प्रकार से ये कहा जाएगा कि हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो मैग्नेटाइज हो गए। अनमैग्नेटाइज्ड पैरा सब्सटेंस और मैग्नेटाइज्ड पैरा सब्सटेंस। अब सोचिए, अगर हम यही बात फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे डाइपोल सेपरेट नहीं होते हैं। सारे डाइपोलों में आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो डोमेन्स बना लेते हैं। डोमेन्स, एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन, चार डोमेन, और हर डोमेन में जितने भी एटॉमिक डाइपोल होंगे वो सब एक डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट रखेंगे। मतलब उनकी स्पिन एक डायरेक्शन में होगी, दूसरे में दूसरी डायरेक्शन में होगी, तीसरे में तीसरी डायरेक्शन में होगी। इस प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, H बराबर 0 है, तब भी नेट 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तब तो मैग्नेटाइज होगा ही होगा, लेकिन इन ऑप्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इनका नेट डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता, क्योंकि एटम्स के बीच कपलिंग होती है, जिस कारण से नेट डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है। किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दूसरे डायरेक्शन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाता। इस प्रकार से फेरो हमारे अलग नेचर के होते हैं और पैरा हमारे अलग नेचर के होते हैं।
एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, TC, इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर T ग्रेटर दैन TC अगर है तो हमारा जो फेरो है इसका व्यवहार पैरा जैसा हो जाता है। फेरो कन्वर्ट्स इन पैरा नेचर, मतलब जो डोमेन्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं और सारे एटॉमिक डाइपोल्स फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर T लेस दैन TC होता है तो फेरो का व्यवहार फेरो जैसा ही होता है। इस प्रकार से फेरो का पैरा में ट्रांजिशन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। फेरो का पैरा में ट्रांजिशन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। फेरो पैरा T greater than TC. This is a second order phase transition. Second order phase transition. आइजिंग मॉडल में इसी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए आइजिंग मॉडल पढ़ाया गया है। बहुत बड़ा सा टॉपिक है। लिखा है यूज्ड दिस मॉडल टू स्टडी द सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ऐसा ट्रांजिशन जिसमें लैटेंट हीट एक्सटर्नल रिक्वायर्ड नहीं होती है, केवल टेम्परेचर को T ग्रेटर दैन TC कर दीजिए, बस ट्रांजिशन हो जाएगा। ट्रांजिशन बिटवीन नॉन फेरो मीन्स पैरा टू फेरो, that means above Curie temperature ferromagnetic becomes paramagnetic and vice versa. इस बात को समझने के लिए ये जो मॉडल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस मॉडल में एक एजम्पशन है कि इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एग्जिस्ट बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। जैसे मान लीजिए एक डाइपोल ये है और एक मान लीजिए ये है, एक ये है, एक ये है। आप जानते हैं कि हर डाइपोल दूसरे डाइपोल पर फोर्स लगाता है, जिसे वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो अगर आप इस एटॉमिक डाइपोल पर बात करें तो इसके कारण भी फोर्स इंटरेक्शन लगेगा और इसके कारण भी इंटरेक्शन लगेगा और इसके कारण भी इंटरेक्शन लगेगा। जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स होंगे सब के कारण हर डाइपोल पर इंटरेक्शन लगेगा। लेकिन हमारा ये मॉडल इस बात को लेके चल रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स नियरेस्ट नेबर्स, मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस पर इंटरेक्शन की बात करेंगे तो केवल इसका कंसीडर करेंगे और केवल इसका कंसीडर करेंगे। इसका इंटरेक्शन इस पर नहीं कंसीडर करेंगे, इसका इंटरेक्शन इस पर नहीं कंसीडर करेंगे। ऐसा मान करके इस मॉडल को हम आपको पढ़ा रहे हैं। सपोज n ऐसे एटॉमिक डाइपोल्स हम ले लेते हैं n। अब एटॉमिक डाइपोल्स में क्या अंतर होगा? स्पिन का अंतर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इन n एटम्स में हमारे कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपर स्पिन वाले हैं
और कुछ हमारे जो हैं जो लोअर स्पिन वाले हैं, अपर स्पिन एंड लोअर स्पिन। तो हमने मान लिया कि n प्लस अपर स्पिन एटम्स हैं और n माइनस लोअर स्पिन शिफ्ट। इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे तो ये टोटल हमारे ये आ जाएंगे। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। और अब आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। जब आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो जो सिस्टम की एनर्जी होगी उसका फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला है कैपिटल E बराबर माइनस एप्साइलन सिग्मा आई सिग्मा जी। सिग्मा आई का मतलब है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ith है। सिग्मा जी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ jth एटम। सिग्मा आई इक्वल टू 1 है फॉर स्पिन अप और सिग्मा आई -1 भी हो सकता है फॉर स्पिन डाउन। इसी प्रकार सिग्मा जे +1 भी हो सकता है और सिग्मा जे -1 भी हो सकता है। इस प्रकार से जो एनर्जी है आई जे लिखा है, इसका मतलब आई पर जो एनर्जी है वो jth एटम के इंटरेक्शन के कारण है और माइनस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एडिशनल एनर्जी आई है वो ये। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो इतनी तो आपकी फार्मूला में आएगा ही आएगा। जैसे कभी भी आपको पढ़ाया जाता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपका पढ़ाया जाता है P1 P2 बटे r² और 1/4πε। तो वही P1 P2 जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, वही यहाँ पर सिग्मा आई सिग्मा जे है और बाकी ये जो टर्म है वो इंटरेक्शन एनर्जी टर्म है, वो लिख दिया गया है। इतना टर्म छोड़ करके बाकी सब ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको इस फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा, इस वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा। एप्साइलन हमारी इंटरेक्शन एनर्जी है बिटवीन ए पेयर ऑफ डाइपोल। केवल एक पेयर ऑफ डाइपोल के लिए इंटरेक्शन एनर्जी है और ये टोटल आपके P1 P2 की वैल्यू है। सभी P1 सभी डाइपोल के बीच में सेम इंटरेक्शन एनर्जी हम मान रहे हैं, इसलिए इसको उठा के बाहर कर दिया है। बाकी ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। ith एटम पर आपने चूंकि निकाला है ith स्पिन पर, इसलिए E ब्रैकेट में ith स्पिन लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ ith स्पिन एटम, और ये आपका एनर्जी का टर्म है। म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम है। अगर एप्साइलन ग्रेटर देन 0 है, एप्साइलन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा फेरो मैग्नेटिक होगा, और अगर एप्साइलन की वैल्यू निगेटिव है तो वो एंटी फेरो मैग्नेटिज्म होगा। देखो फेरो और एंटी फेरो का मतलब होता है, फेरो में सभी डाइपोल एक डायरेक्शन के स्पिन के होते हैं और एंटी फेरो में जस्ट उल्टा हो जाता है, ये एंटी फेरो होता है। एंटी फेरो का मतलब पैरा समझ लीजिए और इसे फेरो समझ लीजिए। अब ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये लाइन, और इसके बाद पार्टीशन फंक्शन विच इज एसेंशियल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज इज गिवन बाय z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा ई एप्सिलॉन आई। e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आप जानते हो हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है, ये है पार्टीशन फंक्शन ऑफ सिस्टम। अब E की वैल्यू चूंकि आपको पता है ये, इसलिए यू कैन डिटरमाइन द पार्टीशन फंक्शन।
अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तब हम पार्टीशन फंक्शन निकाल पाएंगे। तो हमको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत से अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स यूज किए गए, जिसमें से एक अप्रॉक्सीमेशन है वो है ब्रैक्स विलियम मेथड। क्या है कि पैरा का फेरो में सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, पानी का भाप बनना ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। तो अब हम ब्रैक्स विलियम की तरफ चलते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, कोशिश करना है आपको समझने का। डायरेक्ट मैथमेटिकल पर आ जाएं, क्योंकि वही मॉडल वही यहाँ फिर लिखा है कि डिटरमाइन द पार्टीशन फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए जिससे फेज ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्डर का समझा जा सके, उसमें हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। जैसे पहला एजम्पशन लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन इज रैंडम, मतलब एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पिन्स का है वो रैंडम है। मतलब हो सकता है 2 ऐसे हो, 1 ऐसा हो सकता है 5 ऐसे हो, मतलब रैंडम है। अप एंड डाउन ही है बट रैंडम। दिस इज द मेन अप्रोक्सीमेशन। तो टोटल आपके कितने हैं एन में से एन हम मान लेते हैं प्लस स्पिन और ये मान लेते हैं लोअर स्पिन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इनकी बटे एन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बटे एन। इस प्रकार से आप स्पिन वाले इतने हमारे होंगे जाकर के एटम्स और डाउन स्पिन वाले इतने एटम्स। इस एजम्पशन को लेते हुए जो हमारा फार्मूला था एनर्जी का वो अब ये हो गया। ये लाइन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या अंतर आया देखिए, पहले वाले से क्या अंतर आया। यहाँ लिखा है आपका माइनस एप्सिलॉन सिग्मा आई सिग्मा जे, मतलब आईएथ स्पिन और जेएथ स्पिन, और यहाँ आया म्यू बी एच सिग्मा आई। वो फार्मूला बदल के हो गया -12, यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ही लिखा हुआ है, और समेशन हटा करके एन एप्सिलॉन है, जेड बार n बाई 2 लिखा हुआ है, जेड बार n बाई 2 लिखा हुआ है। ये जेड बार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस है कि किसी एटम के नज़दीक कितने एटमों का संग्रह है वो डिनोट कर रहा है। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। और सिग्मा आई सिग्मा जे, सिग्मा आई सिग्मा जे का, अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि सिग्मा आई सिग्मा जे है, जैसे मान लीजिए इसको कहें 1 और 2, मतलब इसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2, और अलग अलग जब होगा तब हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 का मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर n प्लस बटे n का होल स्क्वायर, और सिग्मा 2 दूसरे की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 अगर दोनों आप मिला दोगे तो 2 टाइम्स होता है। लेकिन एक आप स्पिन है एक डाउन स्पिन है, एक की वैल्यू +1 होती है तो एक की -1 होती है, इसलिए ये वैल्यू माइनस लिखी जाएगी, -2 टाइम्स n प्लस बटे n माइनस n बटे n, और माइनस म्यू बी एच समेशन आई सिग्मा आई, तो वो कितने होंगे n प्लस माइनस n माइनस।
काफ़ी लंबा टॉपिक है और इस प्रकार से दिस टर्म मस्ट बी लर्न टू ईच स्टूडेंट। जेड बार कोऑर्डिनेटेड एज्यूम कर लेते हैं कि n प्लस ग्रेटर देन n माइनस। मान लेते हैं कि जो हमारे अपर स्पिन वाले हैं वो पार्टिकल ज़्यादा है लोअर स्पिन की तुलना में, और n प्लस अपान n इज मेजर द लॉन्ग रेंज आर्डर, मतलब कितनी दूर तक ये हमारा लैटिस है उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ म्यू बी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पिन देन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर एक एटम का कितना है म्यू बी, n प्लस एटम का कितना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू बी n प्लस, ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव में, और दूसरी क्या हो गई माइनस म्यू बी n माइनस। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो ये होगा। टोटल पार्टिकल कितने होंगे ये होंगे, बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसके आगे। अब यही सारी चीज़ निकालनी है हमको। n प्लस अपान n की वैल्यू निकालनी है, n माइनस n अपान n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक तो लाइन ये हो गई, ये दूसरी लाइन आपसे निकाल रहे हैं हम n माइनस n माइनस n माइनस n प्लस बराबर n माइनस, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो n प्लस की वैल्यू निकल आएगी, n प्लस बटे n। अब आपको n माइनस बटे n निकालना है, तो आप n प्लस बटे n प्लस की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, तो n माइनस बटे n आ जाएगा, और m अपान n म्यू भी आएगा टर्म। आप घर में हल करके देख लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m अपान n म्यू भी आएगा, उसकी जगह स्मॉल m मान लीजिए। तो n प्लस अपान n दिखा देते हैं हम आपको, ये लिखा है m बराबर म्यू बी n प्लस माइनस, और n माइनस की वैल्यू कितनी है n माइनस n प्लस n प्लस n प्लस। -1 1/2 1 प्लस m। इसी प्रकार n माइनस अपान n निकाल लीजिए ये, और n प्लस n और n माइनस n दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू निकल आई इसकी, ये वैल्यू निकल आई इसकी, और ये वैल्यू निकल आई इसकी। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको घर में बैठ के करना पड़ेगा, मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ। इस प्रकार से एनर्जी का ये टर्म आ जाएगा। where m is the long range order parameter whose values is -1 to +1, मतलब m की वैल्यू -1 से +1 तक होगी। और आज आपको देखिए एनर्जी की वैल्यू आ गई थी -1/2 z बार एप्सिलॉन n m स्क्वायर माइनस म्यू बी n m h, जहाँ पर m आपका जो है पीछे आपने माना है
यम हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर एम अपान एन म्यू बी को माना गया है एम, ध्यान रखिएगा। यम इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैरामीटर जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। अब देखिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है उसका ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान n प्लस फैक्टोरियल n माइनस n प्लस फैक्टोरियल। n प्लस मतलब स्पिन अप मालिक्यूल, n सी n प्लस आ गया जाए, n सी n प्लस। अब देखिए एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, S = K log ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल अपान n प्लस फैक्टोरियल n माइनस n प्लस फैक्टोरियल। लॉग n फैक्टोरियल माइनस लॉग n प्लस फैक्टोरियल और प्लस लॉग n माइनस फैक्टोरियल, मतलब n माइनस n प्लस = n माइनस। अब इसमें स्टर्लिंग फार्मूला लगाना है, लॉग n प्लस फैक्टोरियल को n प्लस लॉग n प्लस माइनस n प्लस, ये लिखा हुआ। लॉग n माइनस फैक्टोरियल को n माइनस लॉग n माइनस और माइनस n माइनस, वो हो गया है प्लस। सॉल्व करोगे ये मिलेगा, n लॉग n को ये लिखिए, इसमें से n प्लस को बाहर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा लॉग n प्लस अपान n कर दीजिए, इंटू n कर दीजिए, तो ये प्लस लॉग n फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस लॉग n हो जाएगा। ऐसे लिखा है लॉग n प्लस, इसको लिख दीजिए लॉग n प्लस अपान n और n, तो इसे लिख सकते हो लॉग n प्लस अपान n प्लस लॉग n, ये लिखा। इसी प्रकार लॉग n माइनस को भी यही काम करिए। चूँकि n प्लस अपान n की वैल्यू आप जानते हो, n माइनस अपान n की वैल्यू जानते हो, तो दोनों की वैल्यू यहाँ जब पुट कर दोगे तो यू विल गेट दिस टर्म। ये हो गई आपकी एनर्जी, एंट्रोपी हो गई। अब चाहिए आपको हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तो या = एनर्जी माइनस टीएस। एनर्जी देखिए क्या है, ये वैल्यू है, यस क्या है, ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ गया हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आता हर साल है, इम्पोर्टेंट है। द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ यम आप याद रखिए किसको माना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपान n बोहर मैग्नेट्रॉन, इसको माना है। m कैपिटल M, देखिए कैपिटल M क्या है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, और म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो अब आपको डेवर F अपान डेवर M को 0 करना, मतलब यम के रेस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करना है, इस हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को। तो ये काम आप जब करेंगे, इसको यम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, तो देखिए m² का यम आ गया, यहाँ से m1 आ गया NKT, और ये लिखा है 1/2 m+1 log 1/2, तो इसमें दो पदों का प्रोडक्ट लगा दीजिए,
इसमें दो पदों का प्रोडक्ट लगा देंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये। एज्यूम कर लेते हैं z बार एप्साइलन m प्लस म्यू बी एच बाई के टी इक्वल टू एक्स। इसको एज्यूम कर, मतलब इसको हम देखते हैं log 1 प्लस एम बटे 1 माइनस एम। तो अगर आप इसमें m की वैल्यू रखोगे z बार एप्साइलन m, z बार एप्साइलन m प्लस म्यू बी एच, मतलब एन कामन आ जाएगा, वो हमने यक्स मान लिया, तो ये हो गया माइनस 2x हो गया जाएगा। दिस इज ए माइनस 2x, माइनस एन इंटू एक्स हो गया। इसकी जगह हो गया माइनस एन बाहर लिया और इसको माना है z बार एप्साइलन m म्यू बी के टी बटे के टी बराबर एक्स, मतलब हो गया के टी एक्स प्लस एन के टी बाई 2 लॉग 1 प्लस यम अपान 1 माइनस यम बराबर 0। तो जब आप इस टर्म को राइट साइड ले जाओगे, एन के टी को कैंसिल कर दोगे, तो आ जाएगा log 1 प्लस एम अपान 1 माइनस एम इज इक्वल टू 2x। इस प्रकार से यम की वैल्यू आ गई tan हाइपरबोलिक x। क्योंकि जब आप यहाँ से log इधर ले जाओगे e टू द पावर 2x आ जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस यम अपान 1 माइनस यम e टू द पावर 2x। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस यम e टू द पावर 2x, और जब सॉल्व करोगे तब वैल्यू आ जाएगी यम इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपान ई टू द पावर 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पूरा याद दिला देता हूँ। टॉपिक में कहा गया था कि आइजिंग मॉडल आपसे ये कहता है कि एटम्स के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन ले करके हमको सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की स्टडी करनी है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब होता है स्टेट चेंज, चेंज ऑफ स्टेट। जैसे आप पढ़ते हो आइस कन्वर्टेड इन वाटर, तो आइस का अगर वाटर में कन्वर्ज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर नहीं बदलता है और आपको जो भी हीट देते हो वो लैटेंट हीट के रूप में प्रोवाइड होती है, मतलब लैटेंट हीट इसमें प्राप्त होती है आपको। इसी प्रकार वाटर को जब वेपर में कन्वर्जन होने लगता है तब भी लैटेंट हीट 536 कैलोरी आपको एडिशनल उसके अंदर हो जाती है। इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द लैटेंट हीट, बट इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन देयर इज नो यूज ऑफ लैटेंट हीट। जैसे पैरा का फेरो में ट्रांजिशन एंड फेरो का पैरा में ट्रांजिशन। Used to study the second order phase transition, the transition in which external latent heat is not required. Transition between non-ferro मतलब पैरा टू फेरो, इसको पढ़ने के लिए ये एज्यूम किया गया था कि जो हर एटम एक डाइपोल की तरीके से व्यवहार करता है, तो वी विल कंसिडर द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। मतलब पास वाले जो होते हैं स्पिन अप, ये इसकी अगर स्पिन अप होगी तो इसकी स्पिन डाउन होगी, इसकी स्पिन अप होगी। इस प्रकार से अगर टोटल n पार्टिकल आपने अरेंज किए हैं लैटिस में, तो n
प्लस स्पिन वाले होंगे या माइनस स्पिन वाले, टोटल या क्या, इनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी विथ ड्यू टू अप्लाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो ये फार्मूला होगा। और इसके बाद आपको बताया था पूरा सब कि पार्टीशन फंक्शन निकाला था, और पार्टीशन फंक्शन के बाद जो हमारा आ गया था टर्म, हमने कहा था अगर ये छोटा क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक इसको छोड़ना होता है इस जगह तक। फिर इस पार्टीशन पर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ब्रैक्स विलियम अप्रॉक्सीमेशन मेथड था, इससे ये क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाता है। ब्रैक्स विलियम अप्रॉक्सीमेशन में वही सब माना गया है, बस इस एनर्जी की इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, इसको ये इस फॉर्म में लिखा गया है, और फिर आगे पूरा प्रोसेस हमने बताया है कैसे सॉल्व करेंगे। वो पूरा पढ़ने के बाद ये लास्ट टर्म में पूरा एक टर्म हो चुका है। तो आपने पाया यम इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि अभी आपको फेस ट्रांजिशन तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। अगर एच को 0 कर दिया जाए तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये लो, तो tan हाइपरबोलिक एक्स को हम ms कहेंगे, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब ये किसके बराबर होगा, tan हाइपरबोलिक और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z बार एप्सिलॉन m अपान kt, ये वैल्यू होगी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ये हो गया स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब z बार एप्सिलॉन बटे k को लिख दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर Tc। तो दिस इज द फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब ये हमारी क्वेश्चन 2 का प्रोडक्ट लिखी हुई है, y बराबर ms और y बराबर tan हाइपरबोलिक TCMS अपान T। आपको 2 कर्व ड्रा करने पड़ेंगे, y वर्सेज ms एंड y वर्सेस tan हाइपरबोलिक के लिए ms के बीच, मतलब y और ms के बीच में कर्व ड्रा करना पड़ेगा, y वर्सेस ms। तो सबसे पहले जब आप इसके लिए ड्रा करोगे y बराबर ms के लिए, तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कर्व ऑफ y बराबर ms, और दिस इज द कर्व ऑफ y बराबर tan हाइपरबोलिक TCMS बटे T। ये T लेस देन TC पर ये ग्राफ है, और T ग्रेटर देन TC अगर आप कर देंगे तो आपका ये ग्राफ है। 2 कर्व में T बराबर TC पर ये ग्राफ है, y बराबर ms, मतलब ये जो आपका tan वाला है उसके 3 कर्व हैं, T लेस देन TC पर ये कर्व है, T बराबर TC पर ये कर्व है, और T इक्वल टू T ग्रेटर देन TC पर ये कर्व, मतलब दिस इट हैज़ 3 कर्व, tan हाइपरबोलिक ms TC ms बटे T है 3 कर्व, T लेस देन TC इज दिस कर्व, T इज इक्वल टू TC इज दिस कर्व, T इज इक्वल टू TC पर ये ms को मैच कर रहा है बराबर ms, T ग्रेटर देन TC इज दिस। लिखा है द इंटरसेप्ट ऑफ 2 कर्व y बराबर ms एंड y बराबर दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ m। T ग्रेटर देन TC, ये कर्व देखिए ये जा रहा है, और y बराबर ms ये जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कट कर रहा है, T ग्रेटर देन TC पर यहाँ कट कर, तो T ग्रेटर देन TC मतलब ms बराबर 0 पर कट कर रहा है।
और टी लेस देन टी सी पर यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर एम एस की वैल्यू 1 है, 1 मतलब एम की एम एस की वैल्यू इसके बराबर है, इस वाई के बराबर है, मतलब यहाँ भी 1 है, वाई बराबर एम एस को कट कर रहा है, मतलब ±1 ये। तो टी ग्रेटर देन टी सी पर आपको इस जगह कट कर रहा है, ये वाला कर्व और ये कर्व यहाँ कट कर रहा है, और टी लेस देन टी सी पर आपका इस जगह कट कर रहा है, ±MS ±M। इस प्रकार से अगर T ग्रेटर देन TC होगा, टेम्परेचर क्रिटिकल से ज़्यादा होगा, तो फेरो का व्यवहार पैरा जैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब सारे एटम्स आपके बिखर जाएंगे। इसका मतलब T ग्रेटर देन TC जो व्यवहार है वो आपका फेरो जैसा है, और T लेस देन TC पर आपका पैरा जैसा है।